स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपका क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज है। बिजनेस स्टडीज में हम आपको एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन का पढ़ा रहे थे। 3 एलिमेंट्स बताए थे आपको। पेज नंबर 194। फर्स्ट आपका था रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज अथॉरिटी एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। तो ये आपके 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन है। डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स हैं आपके। तो 3 एलिमेंट्स में आपको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता चुके थे। आज सेकंड अथॉरिटी बताना है। तो देखिए, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ मिलती है काम करने का, तो आपको पास अथॉरिटी भी रहनी चाहिए कि अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ तो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी सी अथॉरिटी मिलती है, क्योंकि मैक्सिमम अथॉरिटी आपके किसके पास होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट तो आपको क्या करेगा कि उसके पास तो सबसे अधिक अथॉरिटी रहेगा। ओवरऑल हर डिसीजन लेने की उसकी अथॉरिटी है। तो वो सम अथॉरिटी क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट जो आपके उनको डेलीगेट करेगा कि ये कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो उससे वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। उनकी ऑनरशिप नहीं डेलीगेट होती है, सिर्फ अथॉरिटी। वो जिस पोजीशन पे हैं वो उसी पोजीशन पे वर्क करेंगे, लेकिन कुछ अथॉरिटी मिल जाती है। जैसे हम टीचर हैं, मान लीजिए हमारे ऊपर मैनेजर सर हैं, प्रिंसिपल मैम है, फिर मैनेजर सर है, फिर हम हैं, फिर स्टूडेंट हैं। तो मैनेजर सर के पास ज़्यादा अथॉरिटी है, फिर प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल के बाद मेरे पास अथॉरिटी है। हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन ले सकते हैं। ओवरऑल सारा डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग से रिलेटेड जितना होगा वो थोड़ा सा हमारे पास अथॉरिटी रहेगा, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं उस चीज़ों को, जहाँ जो वर्क है आपका, कहाँ अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, कहाँ खराब हो रहा है, उससे रिलेटेड हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोला है अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जितनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है उतनी अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल गई, आपको इतने सारे वर्क्स मिल गए हैं लेकिन आपको अथॉरिटी कुछ भी नहीं मिली है। तो आपको अथॉरिटी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सेम होनी चाहिए। हाँ बोलिए। 194। देखिए, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक अ डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब है हमारे पास पावर होता है कि हम डिसीजन को ले सकें। डिसीजन को लेने के लिए हमको अथॉरिटी मिलती है ना, कि हमको कोई भी प्रॉब्लम अगर बिजनेस में या वर्क में हमको कोई, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी आपका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो एक हेड होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो वो क्या करे, उसके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा है कि आपको प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी है उससे आपको ओवरव्यू करना है, देखना है कहाँ प्रॉब्लम है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको मिल गई कि प्रोडक्शन से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग उसको अथॉरिटी भी तो मिलनी चाहिए, कि अथॉरिटी हमारी उतनी होनी चाहिए कि हम डिसीजन भी ले सके। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको हम क्या करें, डिसीजन के थ्रू उसको फ्लेक्सिबल करके वर्क को डन कर सकते हैं। बुक में कुछ पॉइंट्स है उसको भी हम पढ़ दे रहे हैं। टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपके एम्प्लॉय को अथॉरिटी भी कुछ होनी चाहिए। मैनेजर आर passing their responsibility to the subordinate, they also pass some the authority to the subordinate। अब आपके मैनेजर क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी वो डेलीगेट कर देते हैं। द डेलीगेटिंग अथॉरिटी इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का सेकेंड स्टेप है। अथॉरिटी जो हमारा हो रहा है, डेलीगेट हो रहा है, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड स्टेप है।
Sharing the authority manager, keep in the mind authority matching to the responsibility should only be delegated. अब देखिए, जैसे हमारा जो भी अथॉरिटी है वो हमारे क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करना चाहिए। अगर हम प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारा मैनेजर है, प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारा मैनेजर हम है, तो हमको सेल्स से रिलेटेड नहीं मिलना चाहिए अथॉरिटी। सेल्स से रिलेटेड हमको अथॉरिटी नहीं मिलना चाहिए, हमको किससे अथॉरिटी मिलना चाहिए? डेलीगेशन, डेलीगेशन। इतना दिखाई दे रहा है ना? अब क्या है कि आप देख रहे हैं कि अगर इसमें बोला गया है, बताया गया है कि अथॉरिटी जो भी होना चाहिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसा हमको काम मिला उसी के अकॉर्डिंग हमारी अथॉरिटी भी होना चाहिए। अगर हम मैनेजर प्रोडक्शन से हैं तो हमको प्रोडक्शन से रिलेटेड हमको अथॉरिटी होना चाहिए, ना कि हमको सेल्स से रिलेटेड अथॉरिटी होना चाहिए। क्योंकि हम प्रोडक्शन मटेरियल कहाँ से ला रहे हैं, मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सा लेबर अच्छा कर रहा है वर्क को, तो हमको जो भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारा अथॉरिटी जो भी रिलेटेड होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जैसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको मिली है उसी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी होना चाहिए। अब आप स्टूडेंट हैं, आपको स्कूल का मॉनिटरिंग, अब स्टूडेंट हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर हम क्लास से बाहर गए, हम आपको मॉनिटर अपॉइंट करके गए हैं, तो हम बोलेंगे कि इस क्लास को देखिएगा, सिर्फ आप कॉमर्स क्लास के बच्चों को देखिएगा, ना कि हम बोलेंगे कि आप पूरा ओवरऑल स्कूल को देखिएगा। तो आप जिस डिपार्टमेंट से हैं उसी डिपार्टमेंट के लिए हम बोलेंगे। जैसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम अथॉरिटी देंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आए कि अथॉरिटी जब भी मैचिंग होनी चाहिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको अथॉरिटी समझ में आ गया होगा। अब कुछ पॉइंट्स आपके हैं जो फीचर होते हैं, अथॉरिटी के फीचर क्या क्या है, फीचर भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है कि अथॉरिटी के फीचर बताइए। तो अथॉरिटी के फीचर में आप डाल सकते हैं, अपने से पॉइंट्स डाल के भी लिख सकते हैं। हम आपको एक एक पॉइंट्स ऐसे ही बता दे रहे हैं कि इसमें क्या है। अथॉरिटी रिफर्स टू राइट टेक ए डिसीजन ड्यू टू योर मैनेजरियल पोजीशन। अथॉरिटी आपको रिफर्स करती है एज ए मैनेजरियल पोजीशन, जो आप हैं मैनेजर के पोस्ट पे हैं, जैसे हम बताए प्रोडक्शन के आप मैनेजर हैं, उससे अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर आ सकती है। आपको अगर अथॉरिटी मिल गई है तो आप डिसीजन ले सकते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड कि हम मटेरियल कहाँ से लाएं, कौन सा गुड्स यूज करें, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, जिससे हम रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अथॉरिटी डिटरमाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब अथॉरिटी भी आपको क्या करवाती है कि जो आपके सबऑर्डिनेट और सुपीरियर है उनमें क्या करती है, आपका कोऑर्डिनेशन की भावनाएं लाती है, रिलेशनशिप अच्छा लाती है, जिससे वर्क करने में आपको बेटर वे होता है। समझ में? और आपका सेकंड है मतलब आप ऐसे ही भी पॉइंट में लिख सकते हैं, अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें अथॉरिटी ही नहीं कि आपको दे दिया गया है, आप अथॉरिटी यूज करिए, एंजॉय करिए, वर्क करिए, जो मन किया वो डिसीजन ले लिए, जब बॉस बन गए आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसा नहीं है। इसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप इतने ही दायरे में रह करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये नहीं कि आपको अगर अथॉरिटी मिल जाए तो आप कहेंगे अब तो मैं ही बिजनेस का ऑनर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही अथॉरिटी फॉलो करनी पड़ेगी। समझ में? और आपका नेक्स्ट है अथॉरिटी राइज फ्रॉम द स्केलर चेन विच लिंक वेरियस जॉब पोजीशन। अब स्केलर चेन के बारे में पिछले टॉपिक में आपको जब पढ़ाए थे
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में तो स्केलर चेन हम बताए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अथॉरिटी आपका फॉर्म करता है लिंक वेरियस जॉब के अकॉर्डिंग, स्केलर चेन के अकॉर्डिंग वो अथॉरिटी आपका परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। अब आपका अथॉरिटी जो है वो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो होती है, जैसे डाउनवर्ड क्या टॉप मैनेजमेंट के पास रहेगा, फिर उसके बाद मिडिल, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ओवरऑल अथॉरिटी होती है, पूरी अथॉरिटी। ये कुछ अथॉरिटी मान लो मिडिल लेवल के लिए दिया। अब मिडिल लेवल में भी कई होंगे, इसमें भी आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड मैनेजर होंगे, सेल्स से रिलेटेड होंगे, आपके एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड होंगे, इसमें सभी तरीके के आपके होंगे। तो सबको कुछ ना कुछ अथॉरिटी आपको प्रोवाइड की गई होगी। फिर उसके बाद लो लेवल पे भी होता है, लो लेवल पे भी आपके कुछ वर्कर होते हैं, तो सभी के अकॉर्डिंग आपको क्या करते हैं, अथॉरिटी डेलीगेट किए गए थे। तो इसीलिए अथॉरिटी हमेशा टॉप टू बॉटम की ओर जाती है, टॉप टू बॉटम की ओर जाती है। तो आपकी अथॉरिटी क्या है, डाउनवर्ड फ्लो होती है। अथॉरिटी क्या होती है, डाउनवर्ड फ्लो होती है, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम की तरफ जाती है, तो अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है। और अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी जो होना चाहिए आपकी, वो क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। आपको पहले भी बताया कि अथॉरिटी जो होती है आपके हमेशा इक्वल होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको सब समझ में आ गया होगा अथॉरिटी का। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, बोले ना सीईओ उनके पास पूरा अथॉरिटी नहीं होती है। आपने अपॉइंटमेंट किया है, सीईओ को अपॉइंट किया है, तो उनके पास भी अथॉरिटी होती है, लेकिन उनका ओवरऑल बिजनेस का अथॉरिटी नहीं होती है, समझ में। जैसे आप कह सकते हैं कि मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक के, तो वो फेसबुक के आपके सीईओ हैं, समझ में। तो उनके पास अथॉरिटी रहती है, लेकिन वो ओवरऑल बिजनेस का पूरा अथॉरिटी उनके पास नहीं रहता है, समझ में। तो आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके पास पूरा अथॉरिटी होती है। फिर इसके बाद जो भी आपके मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है। मैनेजर जो होते हैं टॉप लेवल के, उन्हीं के पास ओवरऑल अथॉरिटी होती है। सीईओ के पास भी अथॉरिटी होती है, समझा। लेकिन कुछ माइनर चीजें में अथॉरिटी उनको नहीं दी जाती है, समझा। अकाउंटेबिलिटी नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, ये सभी को पता है कि अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल गई, अथॉरिटी मिल गई, अब अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, मतलब फीडबैक भी देना पड़ेगा ही ना, कि आपने बिजनेस में आपने कोई वर्क कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, या वर्क हो गया उसके बारे में फीडबैक देना है, या किसी से मतलब आपको बताना है कि हमारा वर्क में ये प्रॉब्लम हो रहा है, या हमारा वर्क बहुत अच्छे से डन हो गया। तो ये सभी चीज़ों को क्या होता है कि हमको जवाब देना पड़ता है, फीडबैक देनी पड़ती है, तो उसी को हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, जवाबदेही। कि हमको किसी क्लियर होना चाहिए ना कि हम वर्क कर रहे हैं, तो हमको किसको जवाब देना, हमारा कौन बॉस है, किसको हम प्रॉब्लम बताएंगे, या किसको बताएंगे कि हमारा वर्क ऐसे फिनिश हो गया, या ये वर्क में ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए, जैसे आप लोगों को क्लियर होता है कि हमको अगर बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैम से मिलेंगे, अकाउंट से प्रॉब्लम है सर से मिलेंगे। ये सब चीज़ें आपको क्लियर है कि कौन किससे प्रॉब्लम होगा, तो हम किससे बात करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। तो इसमें बुक में कुछ पॉइंट्स हैं, आपको हम बता देते हैं।
To make sure that employee or subordinate perform their responsibility in their expected manner, the accountability is created. Accountability means subordinate will be answerable for the non-complements of the task. अब इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका ये अकाउंटेबिलिटी है वो सबऑर्डिनेट परफॉर्म करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर एक्सपेक्टेड मैनर मतलब एक्सपेक्टेड मैनर एक अच्छे तरीके से वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं. Accountability means a subordinate will be answerable for the non-completions of task. अब ये टास्क से रिलेटेड जो भी अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है, आंसरेबल होता है, वो आपका सबऑर्डिनेट क्या करते हैं, उनको क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी इन द थर्ड एंड फाइनल स्टेप ऑफ अ डेलीगेशन प्रोसेस. ओवरऑल इसका कहने का मतलब यही है कि जब भी हम अपने कोई टास्क को कोई वर्क को कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम किसको आंसर देंगे. ये आपका डेलीगेशन का थर्ड स्टेप है. आपको 3 एलिमेंट से बताया कि थर्ड स्टेप है आपका डेलीगेशन से रिलेटेड. तो इसमें अकाउंटेबिलिटी में यही होता है कि हम अपने वर्क के रिलेटेड फीडबैक किससे देंगे. समझ में. The accountability cannot be pass or a delegate. अब ये अकाउंटेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं कि ये इसको हम पास नहीं कर सकते हैं, ना ही डेलीगेट करेंगे. मतलब इसको हम बांट नहीं सकते हैं या इसको हम पास मतलब इसको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को पास नहीं कर. हमें पता है कि हमारा बॉस यही है, इसी को हमको आंसर दें तो हम उसी को बताएंगे. ये नहीं कहेंगे कि अगर मान लो राहुल को कोई प्रॉब्लम एज इट इज कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट से ही नहीं बोलेगा. उसे पता है कि हम मैम से बोलेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा. तो आपको पता है कि हमारा बॉस कौन है, हमको किससे बात करनी है, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे. किसी अदर को हम अपने इंफॉर्मेशन या उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे. आपको पता है कि हम किससे क्वेश्चन करेंगे या किसको जवाब देंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम हो सकता है वो सॉल्व हो जाएगा. तो वही अकाउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग में बोला गया है. तो ये सारी चीज़ें का आप लोग अपने बुक में भी दिया गया है. कुछ पॉइंट्स आप उसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा. हम मेन चीज़ें इसके बारे में बता देते हैं कि क्या क्या मतलब आपको देता है. अकाउंटेबिलिटी मतलब समझ में आ गया. इसमें कुछ फीचर है अकाउंटेबिलिटी का, वो आप देख लीजिए. अकाउंटेबिलिटी रिफर्स टू आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट. ये फाइनल आउटपुट के बाद आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है. समझना. जैसे हम बताएं ना कि वर्क जब आपका कंप्लीट हो गया, आपको अब उसमें लग रहा है कि हमारा वर्क अच्छे से हो गया या कुछ प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, आप उससे रिलेटेड आंसर या अकाउंटेबिलिटी देंगे. इट कैन नॉट बी डेलीगेट और पास्ट. इसको हम पहले भी बताया कि ये डेलीगेट नहीं हो सकता, इसको हम बांट नहीं सकते, ना ही पास कर सकते. हम उसी को आंसर देंगे जो हमारा बॉस रहेगा. समझ में. उसी को हम आंसर आप उसके अकॉर्डिंग डेलीगेट करेंगे, अकाउंटेबिलिटी देंगे. It enforced through the regular feedback on the extent of a work accomplished. अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको रेगुलर फीडबैक इन्फोर्स करते हैं कि रेगुलर आपको फीडबैक आपको इससे रिलेटेड आपको ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा, अपने बॉस को रेगुलर इंफॉर्मेशन की हाँ बिजनेस के जो हमारा जो आउटपुट हो रहा है, जो हमारा वर्क हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है. बार बार इसी चीज़ों को हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी में यही चीज़ें बार बार आपको बतानी पड़ेगी. इसमें बोला इफ फ्लो अपवर्ड सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर. अब इसमें ये क्या होता है, आपने अभी तक देखा अथॉरिटी आपका डाउनवर्ड फ्लो होता है, लेकिन आपका जो अकाउंटेबिलिटी है वो अपवर्ड फ्लो होता है. समझ में. अकाउंटेबिलिटी आपका अपवर्ड फ्लो होता है क्योंकि जब हम सुपीरियर आपका है, सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को बताएगा, अपने सबऑर्डिनेट को, फिर ये अपने टॉप लेवल मतलब मिडिल लेवल को, और इससे जो ऊपर होगा उसको वो बताएगा. तो ये जो होता है आपका क्या होता है, अपवर्ड को फ्लो होता है. जो अकाउंटेबिलिटी होती है, ये चीज़ें पॉइंट जो है आपके ये इम्पोर्टेंट है. एग्जाम में पूछ सकता है कि आपका ये अकाउंटेबिलिटी कौन सा फ्लो है, अपवर्ड फ्लो है कि डाउनवर्ड. हो सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है अकाउंटेबिलिटी या आपके अथॉरिटी ये सब कौन से फ्लो हैं. तो फ्लो हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो एक
आपको ऐसे भी लग रहा है कि अकाउंटेबिलिटी तो यानी नीचे से ही आपका फ्लो होगा अपवर्ड को, क्योंकि वर्कर जो होते हैं काम करते हैं तो वही फीडबैक देते हैं कि हमारा वर्क अच्छे से डन हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया या प्रॉब्लम आ रहा है, तो वही फीडबैक देते हैं, नीचे से आता है फीडबैक। तो ये हमारा क्या होता है कि ये अपवर्ड फ्लो होता है। तो ये कुछ फीचर हैं, आपको इसके फीचर में हम बता दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंस भी बताया है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, और आपके एलिमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी से भी रिलेटेड आपको डिफरेंस बताया गया है। जिस डिफरेंस को आप पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो हमें बता दिए हैं उस पॉइंट से रिलेटेड आप उसके डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। अब हम बताते हैं आपको डेलीगेशन। डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस, अब भाई डेलीगेशन कर रहे हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस भी होने चाहिए ना, कि हम इसी तरह डेलीगेशन थोड़ा नहीं कर देंगे, उसका कुछ महत्व तो होना चाहिए हमारे अंदर। हम बिजनेस में कि उससे रिलेटेड कुछ हमको मतलब प्रॉफिट हो रहा है, या हमारा मैनेज अच्छे से हो रहा है, या सभी वर्क जो है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से हो रहा है, तो उसके इम्पोर्टेंस होते हैं, तभी हम क्या करते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो इम्पोर्टेंस देख लेते हैं डेलीगेशन का। इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब डेलीगेशन का हम पॉइंट्स भी लिखते जा रहे हैं, जो जिसके पास बुक नहीं होगा वो नोट्स कर लेंगे पॉइंट्स आप, क्योंकि एग्जाम में आप पॉइंट दे करके लिखेंगे तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि जब आपका एग्जाम में 6 नंबर के या 5 नंबर के मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो आपको अगर 6 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको उसमें 8 पॉइंट देने ही पड़ेंगे। 6 नंबर के हैं तो 1-2 पॉइंट्स अधिक लिखना ही पड़ेगा आपको। अपने से भी कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं, पढ़ने के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाता है कि हम क्या पॉइंट डाल सकते हैं, और पॉइंट्स को इलोबरेट करना मस्ट है। पहले 2 पॉइंट को हम इलाबोरेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इफेक्टिव मैनेजमेंट। इन द डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर पास अ रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट सो दे आर फ्री टू कंसंट्रेट ऑन ए अदर इम्पोर्टेंस मैटर। अब देखिए इसमें बता रहा है आपको कि जो हम डेलीगेशन का जो प्रोसेस है, रूटीन वर्क हम अपने सबऑर्डिनेट को पास कर देते हैं, तो हमारे पास टाइम बच जाएगा, जिससे हम कोई भी अदर इम्पोर्टेंस वर्क है या मैटर है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप ही सोचिए, अगर आपके पास आप टॉप मैनेजमेंट है तो सारा आप वर्क करेंगे, तो आप पॉसिबल नहीं है कि अदर चीज़ को भी आप देख सकें। आप ही प्रोडक्शन संभालेंगे, आप ही सेल्स संभालेंगे, आप ही एडवर्टीजमेंट संभालेंगे, आप ही फाइनेंस संभालेंगे, आप ही मार्केटिंग संभालेंगे, तो फिर आपके पास अदर टाइम कहाँ बचे कि आप अदर इम्पोर्टेंस वर्क को भी कर सकें या अदर इम्पोर्टेंस वर्क को देख भी सकें। तो इसलिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जब हमारा डेली रूटीन का वो, क्योंकि डेली रूटीन है, प्रोडक्शन एज वेल होना ही होना है, डेली सेल्स होगा ही होगा, हमारा मार्केटिंग होगा ही, फाइनेंस होगा ही, तो ये सभी वर्क को हम अगर डेलीगेट कर देंगे, दूसरे को बांट देंगे, अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देंगे, तो हमारे पास वर्क बचेगा, अदर मैटर को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि हम अदर प्रोडक्शन के आगे मतलब कर सकते हैं। एक देखते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, क्या करती हैं, हर तरीके का प्रोडक्ट बनाती हैं। तो वो हर तरीके का प्रोडक्ट बनाती है, क्यों? उनके पास टाइम बचता है, वो अदर प्रोडक्ट के बारे में भी सोच लेती हैं, उनका गुड मैनेजमेंट होता है। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन में गुड मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, अच्छे से रन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आपका जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है इसी के अकॉर्डिंग होता है कि आपके जो रूटीन डेली वर्क है उनको हम डेलीगेट कर देते हैं अपने सबऑर्डिनेट में, और अदर जो भी इम्पोर्टेंट मैटर है उसको हम देखते हैं,
कुछ अलग तरीके का भी मैटर होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम मार्केट का व्यू भी लेते हैं, हम हर चीज़ को देखते हैं। तो ये आपको इसमें बातों का द मेन जॉब ऑफ ए मैनेजर इज टू बी गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड बाय डेलीगेट द सब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर कैन गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। देखिए इसमें यही बताया जा रहा है कि जो आपके मैनेजर हैं वो वर्क को डन क्या करते हैं इफेक्टिवली तरीके के, मतलब आपको इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली मतलब पढ़ाए थे कि मतलब बहुत ही कुशलता पूर्वक या अच्छे तरीके से वो अपने वर्क को क्या करते हैं डन कराते हैं। मैनेजर हमेशा चाहता है कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हो वो इफेक्टिव ही हो, इफिशियंसी तरीके से हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इफेक्टिव होता है क्योंकि वो वर्क को डेलीगेशन के अकॉर्डिंग वर्क को हम कराते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास टाइम बचता है और उसके अकॉर्डिंग हम अदर मैटर को भी सॉल्व कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस मैटर भी आता है। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब आपको इससे दिख भी रहा है कि एम्प्लॉय डेवलपमेंट, भाई हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय हैं उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है, उनको भी अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब वर्क करने को मिल रहा है, उनको भी अलग अलग तरीके की चीज़ें मिल रही हैं, तो उनका डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें क्या बोल रहा है बुक में, एज ए रिजल्ट ऑफ अ डेलीगेशन एम्प्लॉय गेट ए मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। अब जो आपका मैनेजर है सॉरी जो आपका डेलीगेशन हो गया है एम्प्लॉय के लिए, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। अब पता चला कि अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सारा वर्क कर रहा है, तो नीचे वाले मैनेजमेंट जो है आपके एम्प्लॉय हैं जो वर्कर हैं, अब उनके बारे में तो पता नहीं चल पाएगा कि वो क्या क्या उनके अंदर खूबियाँ हैं, टैलेंट है, वो क्या क्या कर सकते हैं, हमें तो नहीं पता। जब हम ही सारा वर्क करेंगे तो हम नीचे वाले को नहीं जान पाएंगे कि वो कितना एक्सपर्ट है या कितना टैलेंट है। जब तक उसको वर्क हम देंगे नहीं, उसको करने के लिए नहीं देंगे, तब तक हम नहीं। अच्छा आप देखते हैं क्लास में हम किसी बच्चे को टीचर कैसे जान जाती है कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है या ये बच्चा थोड़ा सा वीक है, या मतलब हम सभी को कुछ ना कुछ वर्क देते रहते हैं जिससे हम पढ़। अब हम खुद ही क्वेश्चन बताएं, खुद ही सॉल्व करें, सारा चीज़ हम करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि कौन बच्चा अच्छा पढ़ने में है, कौन बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है, किसकी वीकनेस है, किसकी में क्या प्रॉब्लम है, ये सभी चीज़ों को हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हर एक बच्चे को क्वेश्चन देते हैं, बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम समझ जाते हैं किसको कहाँ प्रॉब्लम। तो उसी तरह वर्क को हम जब डेलीगेट करते हैं, बांटते हैं एम्प्लॉय में, तो इससे हमको समझ में आ जाता है कि एम्प्लॉय में टैलेंट जो है उनके अंदर कहाँ से टैलेंट है, कैसा टैलेंट है, उनको भी इम्पोर्टेंट मिलता है कि हमको कैसे वर्क को करना है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमको वर्क को बहुत अच्छे से करना है या अपना टैलेंट दिखाना है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यही होता है ना कि वर्क बहुत लोगों को डेलीगेट किए रहते हैं तो वो अपने टैलेंट दिखाते हैं, उनको पता है कि हम जितना अच्छे तरीके ढंग से वर्क को करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, प्रमोशन होगा। तो वो इनोवेटिव कहते हैं कि वो इनोवेटिव तरीके से अपने वर्क को करते रहते हैं। It allows them to develop those skills which help them to perform complex tasks. A delegation help in making a better future manager by giving them a chance to use their skill. Again, experience of a work related to a higher job position. देखिए इसमें वही बात कर रहा है कि इसमें क्या कहते हैं, डेलीगेशन से हेल्प मेकिंग मिल जाता है कि हम अपने बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। अगर हमको मौका मिला है कि हमको ये वर्क करना है तो उसको अच्छे तरीके से हम वर्क करेंगे तो हमारा हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हमारा जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके का बनेगा। और इससे क्या हो जाता है कि हमारा स्किल भी हो जाता है, गेन हो जाता है, एक्सपीरियंस होता है, और हमारे जॉब में जो होता है हमको हायर पोजीशन मिल जाता है। जितनी अच्छी आप वर्क करेंगे उतना आपको क्या पोजीशन आपकी अच्छी बनती जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड इज ए मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब मोटिवेशन मतलब तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मोटिवेशन करना। सर में डेलीगेशन आपको क्या करता है, एम्प्लॉय को मोटिवेशन करता है। एम्प्लॉय को मिलता है कि अरे हमको टास्क मिल रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं तो हमको जॉब हमारा जो है हायर है,
तो हम और अच्छा वर्क करेंगे, जिससे हमारा और पोजीशन अच्छा हो। तो ये डेलीगेशन के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि हर एक लोगों को, हर एक एम्प्लॉय को वर्क मिलता है, तो वो अपना बेस्ट करने का उसमें तैयार रहता है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, जिसकी वजह से हमको हमारा पोजीशन है या हमारा जो जॉब है वो हायर पोजीशन पे जाएगा। कुछ बुक का पॉइंट्स भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। Motivation of employee in the delegation: when the manager is sharing his responsibility and authority with the subordinate, it motivates the subordinate as they develop their a feeling of a belonging and a trust which is shown to them by their superiors. Some employees can be motivated by such kind of a non-financial incentives. वही बात है, इसमें बता रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा मैनेजर है, वो वर्क को क्या करता है, शेयरिंग करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जिसकी वजह से हम वर्क को करते हैं और हमको मोटिवेशन मिलता है। नॉट, इसमें लास्ट में पॉइंट बोल रहा है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मतलब इसमें कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं होता है, इसमें मोटिव नहीं रहता है कि हमको पैसे से ही आंका जाएगा हमारा। कभी कभी देखते हैं आप लोग कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमको अवार्ड भी मिलता है अच्छा बेस्ट मैनेजमेंट करने का, या बेस्ट स्किल प्रोवाइड कराने का, या क्रिएटिव वर्क प्रोवाइड करने का। तो इसमें कोई ये जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं तो आपको पैसा ही बहुत अच्छा मिले, पोजीशन मिल सकती है, आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, आपको मतलब आपके कोई भी ईयरली प्रोग्राम हो रहा है वहाँ आपका प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। तो ये भी सब एक मोटिवेशन होता है। हर चीज़ पैसे से ही मोटिवेशन आपको नहीं मिल सकता है। आप कभी कभी लोगों को देखते हैं ना, सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कम हो, हमारा नाम ज़्यादा हो, तो ये भी सब मोटिवेशन होता है। ये एक तरीके का बहुत ही पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। ये पॉइंट आप समझ गए। फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अब इसमें ये क्या करता है, डेलीगेशन जो है आपका, इसमें भी मदद करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अच्छे से क्या कर सके, हम ग्रोथ कर सके। अब आपका सारा वर्क आपको दे दिया गया है तो आपको क्या करेंगे, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपका क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। समझ में आया? सभी चीज़ें आप डेलीगेट कर दिए, आपको सबको पता है, सभी एम्प्लॉयज़ को पता है कि हमको कौन कौन सा वर्क कहाँ कहाँ करना है, तो सारा परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, तो जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, ग्रोथ होती है। अदर वर्क करेंगे, अदर चीज़ों पे भी हम ध्यान देंगे, तो जिससे हमारा क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा वो अप होगा, डाउन तो होगा नहीं, क्योंकि आपने सारे चीज़ों को एक अकॉर्डिंग वे में आपने सभी चीज़ों को रख दिया है। पता है कि प्रोडक्शन कौन करेगा, फाइनेंस कौन करेगा, सेल्स कौन करेगा, तो ये सारी लोग परफॉर्म्स कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन को भी एक टाइम मिलता है कि आप अदर वर्क भी कर सकते हैं, तो जिससे हमारा ग्रोथ, क्योंकि एक ही काम आप रेगुलर करेंगे तो आपका ग्रोथ तो ठीक है, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक ही काम को डेली करते करते आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन ग्रोथ तो नहीं होगा ना ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ तो तभी होगा जब आप इनोवेटिव आइडियाज़ लाएंगे या क्रिएटिव वर्क करेंगे, तो आपके पास टाइम तो होना चाहिए ना, तभी ना आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। तो यही क्या होता है कि जब आप सारे चीज़ें मैनेज है, आपका सारा चीज़ अच्छे ढंग से हो रहा है, तो मैनेजर के पास टाइम पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग वो अदर वर्क भी करता है, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होता है। इसमें बोल रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, प्रोसेस बोल रहा है बार बार कि प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन का जो प्रोसेस है वही करने से क्या होता है आपका, द मैनेजर आर पासिंग their responsibility and authority to the subordinate. They keep in mind the qualification and capability of all subordinates that lead to division of a work and specialization, which is very important for organization growth, जिससे हमारा क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। जैसे इसमें बोल रहा है कि हम क्या करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है वो हम क्वालिफाइड कैपेबिलिटी एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग हाथ में दे देते हैं, और जिससे क्या होता है कि हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क होता है और स्पेशलाइजेशन
आप क्या कर सकते हैं, एवरी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। अब वर्क में कोई भी जो आप डिवीजन आप वर्क कर दिए हैं जिसमें बताया ना कि वो इंसान एक्सपर्ट हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है वर्क को करने में। जब वो स्पेशलाइज हो जाता है तो वर्क को बहुत अच्छे तरीके से करता है और ऑर्गेनाइजेशन आपका ग्रोथ भी अच्छे से होता है और अदर इम्पोर्टेंस वर्क भी होते हैं। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हैंडशिप। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखा, आप लोग पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा जिसके पास बुक नहीं है। Basis of a management handshake, delegation establish superior subordinate relationship, which is the basis of handshake of management. The extent of power delegation to subordinate decided who will report to whom, and the power at the each job position form the management handshake. अब ये क्या किया गया है कि जो मैनेजमेंट हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाता है कि हमको किसको रिपोर्ट करना है। हम पहले ही बता चुके हैं कि हम जब ऑर्गेनाइजेशन में सभी चीज़ों को हम जब अच्छे तरीके से बता देते हैं कि इनका ये वर्क है, ये वर्क करेंगे, ये प्रोडक्शन के मैनेजर हैं, ये सेल्स के मैनेजर, तो सभी को पता है कि ये हमारे मैनेजर हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि हमको जो भी इनको बताना है या इनसे जो भी हमको डिसीजन लेना है ये हमको डिसीजन देंगे और हम इनको फीडबैक देंगे। तो ये आपका ये हैंडशिप मैनेजमेंट एक थ्योरी थी, हैंडशिप के थ्रू वो थ्योरी थी, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इससे हमको पता चल जाता है कि हमको किसको रिपोर्ट करना है। इसमें बोल रहा है कि हु विल रिपोर्ट टू हूम, वो रिपोर्ट किसको करेंगे। हमें पता है ना कि हमें किसी रिपोर्ट करना, हमारा एक मैनेजमेंट है तो मैनेजर जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी मैनेजर या सेल्स है तो हमें पता है कि उसी को हमको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो सभी बातें सभी चीज़ें हमारे अच्छे से पता है तो हमारा क्या हो सकता है, मैनेजमेंट जो है वो बहुत जो मैनेजमेंट है वो हैंची की जो रिपोर्ट पे मैनेजमेंट बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें सभी चीज़ों का क्लियर होगा कि हम किसको रिपोर्ट करेंगे, किससे फीडबैक देना है, किसे हम कौन हमें ऑर्डर देगा, ये सभी चीज़ें हमको क्लियर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोऑर्डिनेशन होना मस्ट है। अगर आपके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप कभी भी बिजनेस या कभी भी कोई चीज़ नहीं चला सकते। आप देखते हैं एक सिंपल सा हॉस्पिटल भी है तो वो कोऑर्डिनेशन पे ही चलता है। सभी को पता है कि हम अगर कोऑर्डिनेशन नहीं, एक दूसरे का सहयोग नहीं रहेगा तो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चे हैं, बच्चे शांति से सुनेंगे तो टीचर अच्छे से बच्चे और टीचर में कोऑर्डिनेशन होता है तो वो अच्छे से क्लास रन होता है। अगर आप में ही अच्छे भावना नहीं रहेगी तो टीचर कैसे पढ़ा पाएंगे। आप शोर करेंगे, टीचर बोलेगा, समझ में नहीं आएगा। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन की भावना क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो आपका देखिए रेलवे हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या किसी सेक्टर में होना चाहिए, किसी भी चीज़ में, यहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए, किसी भी चीज़ में हमको कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो डेलीगेशन के अकॉर्डिंग, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारा डेलीगेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। लास्ट है आपका रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। अब इससे आपको पता चल ही रहा है कि आप क्या करेंगे। सारे वर्क को जब आपने सभी को डिसाइड कर दिया है, दे दिया है, तो इससे आपको तो रिड्यूस हो जाएगा ना, आपका वर्कलोड तो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा वर्कलोड, क्योंकि सारा आप ही वर्क करेंगे तो आपके ऊपर तो बहुत बर्डन हो जाएगा। अब सभी में आपने अपने वर्क को डेलीगेट कर दिया,
बांट दिया, सभी को दे दिया कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम ये वर्क करोगे, तुम यहाँ देखोगे, तो ये आपका मैनेजर का क्या हो गया, वर्कलोड जो हो गया वो कम हो गया, समझा। तो इसी तरह आपके सारे 8 पॉइंट हैं, सारे 8 पॉइंट को आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और सभी चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंस पूछता ही पूछता है, सभी चीज़ें पॉइंट को हमेशा आप लोग इलोबरेट करना सीखिए, पॉइंट में 2-4 लाइन लिखना, जिससे आपका मार्क्स अच्छा मिलता है ना। तो आज के लिए बस आपका यही इतना तक रहेगा। अब कल मतलब नेक्स्ट टॉपिक में यानी परसों आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।